जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो इस पार्ट में कुल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और इन 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कम 7 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में और 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसका सारांश भी पूछा जाता है। तो इस पार्ट से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। साथ ही साथ अर्धनारीश्वर पार्ट का जो सारांश वाला वीडियो है वो भी अपलोड हो चुका है। तो यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे अर्धनारीश्वर पार्ट से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो इस चैप्टर में कुल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और उसी 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग आज की इस वीडियो में ही याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बारी बारी से सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि ये महाभारत का युद्ध नहीं मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो इसका आपको उत्तर बहुत ही सिंपल भाषा में लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है कि लेखक द्वारा बोले गए उपरोक्त वाक्य से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नारी में दया, माया और सहिष्णुता के गुण होते हैं और नारी इस गुण के कारण कभी भी युद्ध और हिंसा नहीं करना चाहती है। इसलिए यदि शांति की वार्ता यानी संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच में होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो आपको केवल इतना ही लिखना है और आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? तो इसका भी उत्तर बड़ा ही सिंपल है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। देखिए इसको आपको कैसे लिखना है। अर्धनारीश्वर की कल्पना लोगों को यह समझाने के लिए की गई होगी कि नर नारी पूर्ण रूप से एक समान है, किसी एक के गुण दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकते। अर्थात यदि पुरुष में नारी के कोई गुण जैसे कि दया, माया, सहिष्णुता अगर ये गुण आ जाते हैं तो इससे नर के मर्यादाहीन नहीं होती। ठीक इसी प्रकार यदि नारी में नर के कोई गुण जैसे कि साहस, वीरता, धैर्य ये अगर आ जाते हैं तो इससे नारी के नारीत्व पर बट्टा नहीं लगता। केवल आपको इतना लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों प्रश्न के उत्तर आपको याद हो गए होंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे? तो इसका जो आंसर है वो काफी सिंपल है और ये भी आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में नारी को नीचा दिखाने और अधीन बनाने की बात की गई है, इसलिए दिनकर जी उनके चिंतन से असंतुष्ट थे। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? इसका भी जो उत्तर है वो काफी सिंपल है, ये आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसके अंतर्गत गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया गया है और इस मार्ग को मानने वाले लोग मोक्ष प्राप्ति में नारी को बाधक नहीं मानते हैं, वे नारी को उचित सम्मान और अधिकार देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रवृत्ति मार्ग। अब बात कर लेते हैं निवृत्ति मार्ग। तो आपको इस तरह से लिखना है कि निवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसके अंतर्गत गृहस्थ जीवन को अस्वीकार किया गया है। इस मार्ग पर चलने वाले लोग मोक्ष प्राप्ति में नारी को बाधक मानते हैं, इसलिए वे नारी से अपने आप को अलग रखते हैं। और इस मार्ग को मानने वाले लोगों में गौतम बुद्ध भी थे, जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति में नारी को बाधक माना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो इसका जो उत्तर है वो काफी सिंपल है। आपको इस तरह से लिखना है कि बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला धर्म था। 5 सहस्र का मतलब होता है 5000। तो
तो बुद्ध कहते हैं कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5000 वर्ष तक चलने वाला धर्म था, परंतु अब यह धर्म केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के भी मन में ये बात था कि धर्म प्रचार में, धर्म के विकास में नारियां बाधक होती है। तो यही सोचकर बुद्ध ने ये बात आनंद से कही थी। तो यहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या लिखना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया है वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला धर्म था, परंतु अब यह धर्म केवल 500 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। बस आपको इतना ही लिखना है और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ दिखाने की है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। तो आपको केवल इतना ही लिखना है और आपको पूरे का पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब अगर आपको अभी भी कहीं कुछ डाउट है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत पड़ रही है, आपको नोट्स की अगर जरूरत पड़ रही है, तो मैं वीडियो के अंत में आपको एक लिंक बता दूंगा, आप वहां चले जाइएगा। इस 10 प्रश्न से संबंधित जो नोट्स है वो आपको वहां पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? और ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न 2017 और 2013 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका उत्तर भी काफी सिंपल है, आपको अभी याद हो जाएगा। तो आइए इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि कार्य करना शुरू किया। बस आपको इतना लिखना है, और अलग से अगर मान लीजिए कुछ और को आपको ऐड करना रहा तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको कैसे लिखना है कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब सर्वप्रथम मनुष्य ने कृषि कार्य करना शुरू किया। नारी घर पर रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगी और पुरुष बाहर जाकर कृषि कार्य करने लगा। इससे क्या हुआ कि नारी का जीवन सीमित हो गया और पुरुष का जीवन बाहर रहने की वजह से विस्तृत हो गया। और एक समय ऐसा आया जब नारी क्या हो गई, पुरुष के पूरी अधीन हो गई, आश्रित हो गई, और उसको ऐसा लगने लगा कि बिना पुरुष के उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, और वो उसके अधीन होकर रहने लगी। तो यहीं से उसकी पराधीनता शुरू हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, उसको आपको कैसे लिखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसंग स्पष्ट करें। इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर आपको पाठ से कुछ लाइन निकाल के दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसका प्रसंग स्पष्ट कर दिए। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, उसके अंदर का जो निहित मूल भाव है उसको आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। तो इसी को कहते हैं प्रसंग स्पष्ट करें। तो आइए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रसंग स्पष्ट करने वाले प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। चूंकि इस तरह के प्रश्न के उत्तर बड़े होते हैं और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में उसको लिखना होता है, तो आइए आपको लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर ले चलते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इस पंक्ति का प्रसंग क्या है इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो इसका उत्तर भी बहुत सिंपल है, आपको इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर निबंध से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की लताएं वृक्ष पर निर्भर होकर फलती फूलती हैं, उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति के अधीन होती है। उसे ऐसा लगता है कि पुरुष के बिना उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। वह अपनी इसी सोच के कारण पराधीनता का जीवन व्यतीत करती है और अपनी हर आवश्यकता के लिए अपने पति की ओर कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन का प्रसंग आपको किस तरह से लिखना है। अब चलिए दूसरे प्रसंग वाले लाइन को देख लेते हैं। अगली पंक्ति है, जिस पुरुष में
नारीत्व नहीं अपूर्ण है। यह प्रश्न 2015 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर कैसे आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर निबंध से ली गई है। दिनकर जी का मानना है कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रीयोचित गुण होते हैं, जिसके कारण स्त्री अनावश्यक विनाश से बची रहती है। यदि यह गुण पुरुषों में आ जाए तो इससे उसकी मर्यादाहीन नहीं होती है, बल्कि पूर्णता में वृद्धि होती है। इसलिए लेखक का मानना है कि नारीत्व गुण के बगैर पुरुष अपूर्ण अर्थात अधूरा है। तो आपको केवल इतना लिखना है। यदि आप इस तरह से चीजों को लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह स्त्रियों का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? इसका उत्तर काफी सिंपल है। आपको कुछ मूल बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, कर्म क्षेत्र का मतलब क्या होता है? काम। कर्म क्षेत्र का मतलब होता है जिस काम को पुरुष करता है वह उसका कर्म क्षेत्र होता है। जिस काम को स्त्रियां करती है उसको स्त्रियों का कर्म क्षेत्र होता है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ है, ऐसे पुरुषों ने और स्त्रियों ने अपने अपने कर्म क्षेत्र को बांट लिया है ना। उनका मानना है कि ये पुरुष का काम है और यह काम स्त्री का काम है। लेकिन अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो जो प्राचीन समय में जब कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था और उस समय केवल आखेट होता था, यानी केवल जानवरों का शिकार करके जो मनुष्य थे वो अपना जीवन यापन करते थे, तो उस समय होता क्या था कि नर और नारी दोनों इकट्ठे किसी जानवर का शिकार करते थे और जानवर का शिकार करने के बाद उसको क्या करते थे, से मिल बांट कर खाते थे। उस वक्त ये भावना नहीं थी कि कोई पुरुष है तो कोई स्त्री है, ये पुरुष का काम है तो ये स्त्री का काम, इस तरह की कोई भावना नहीं थी। लेकिन जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब सर्वप्रथम मनुष्य कृषि करना शुरू किया, तो वहां से क्या हुआ कि नारी का जीवन जो है वो घर तक सीमित हो गया और पुरुष चूंकि जाके बाहर खेती करता था तो उसका जीवन अलग हो गया। अब वहीं से क्या हो गया, से ये बांट दिया गया कि नारी का काम यह है और पुरुष का काम यह है। ठीक है। और इस तरह से वो जो परंपरा जो शुरू से चला आ रहा है, वो जो मानसिकता जो शुरू से चली आ रही है, उसी मानसिकता के खिलाफ लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। ठीक है। यानी जो काम पुरुष का है वह काम नारी का भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर पुरुष पायलट है, जहाज उड़ाता है, तो क्या नारी नहीं उड़ा सकती है? नारी भी उड़ा सकती है। और आज के समय में आपको देखने को भी मिलता होगा कि आज के समय में नारी पायलट भी है, रेलगाड़ी भी चला रही है, हवाई जहाज भी उड़ा रही है, यहाँ तक कि डिफेंस लाइन में यानी फौज में भी नारियां हैं। तो पहले जो एक मान्यता बनी हुई थी कि ये जो कार्य है, ये कार्य जो है केवल पुरुष ही करेंगे और ये जो कार्य है केवल नारियों के लिए, यानी नारी केवल घर में रहेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी, गृहस्थी का काम संभालेगी, ये केवल नारियों का काम है। बाकी बाहर जाके मर्द नौकरी करेंगे और कमा के लाएंगे और घर को चलाने में मदद करेंगे। बस इस तरह से कामों को बांट दिया गया था। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर दिनकर जी ने कहा है कि जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे पुरुष का जो कर्म क्षेत्र है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है, क्योंकि दिनकर जी का मानना है कि नर और नारी दोनों गुण से एक समान है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्ति विचारों का सार रूप प्रस्तुत करें। यानी कहने का मतलब यह है कि अर्धनारीश्वर पाठ के माध्यम से दिनकर जी मुख्य रूप से क्या कहना चाहते हैं, इस बात को आपको स्पष्ट अपनी भाषा में लिखनी है। तो इसको कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको लिखनी है। जैसा कि अब तक के जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपने सुना है, याद आपको हो गया होगा, उससे आपको एक चीज स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं ना कहीं दिनकर जी ये बताना चाह रहे हैं कि नर और नारी दोनों गुणों के आधार पे एक समान है। किसी एक का गुण दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पे यदि पुरुष नारी के गुण जैसे कि दया, माया, सहिष्णुता को अगर अपना लेता है तो इससे नर के मर्यादाहीन नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार यदि नारी मर्द के किसी गुण को जैसे कि साहस, ताकत, शौर्य, वीरता, इसको अगर अपना लेती है तो नारी के चरित्र पे बट्टा नहीं लगता है। इससे क्या होता है कि उसका जो चारित्रिक गुण होता है वो पूर्ण हो जाता है।
ठीक है। इसी चीज को लोगों को समझाने के लिए उन्होंने अर्धनारीश्वर निबंध की कल्पना की थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष का कर्म क्षेत्र अलग है और नारी का कर्म क्षेत्र अलग है, बल्कि चूंकि दोनों गुणों के आधार पर एक समान है, इसलिए हर कर्म क्षेत्र पुरुष का भी है और नारी का भी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और यदि आपको यहाँ तक सभी चीजें स्पष्ट हो गई हैं, सभी प्रश्न का उत्तर आपको लगभग याद हो गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और यदि आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।